हेलो एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम अभिजीत यादव है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि मेंस आंसर राइटिंग में कॉमन एरर्स सबसे ज़्यादा क्या होते हैं। सो रिसेंटली आई हैव बिन रनिंग अ मेंस फोकस ग्रुप, जहाँ पे कुछ लोग जो मेंस दे रहे हैं इस बार एंड कुछ लोग जो 2022 का मेंस दे रहे हैं उनको मैं गाइड कर रहा था। तो आंसर चेक करते हुए व्हाट वर द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट आई फाउंड, ये वीडियो उन्हें डिस्कस करेगा। एंड लेट्स बिगिन। बिफोर दैट ये मेरे बारे में कुछ बेसिक जानकारी है, जो लोग मुझसे पहली बार मिल रहे हैं यहाँ से देख सकते हैं। एंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लैक ऑफ कंटेंट। आपके पास अगर रेलेवेंट कंटेंट नहीं है जो सवाल से पूछा गया है तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। एक बहुत ही सिंपल सा रूल ऑफ थंब है कि जेनेरिक पॉइंट्स दोगे तो जेनेरिक मार्क्स मिलेंगे। जेनेरिक मार्क्स का मतलब है कि आपको मिलेंगे एवरेज या बिलो एवरेज मार्क्स। क्यों? क्योंकि आपने कुछ नई चीज़ नहीं बताई, आपने कुछ अलग नहीं बताया, आपने बस हाँ जी ठीक है कि ये सफाई कर दो, ये हटा दो, इस पे ऐप डाल दो, इसको डिजिटाइज कर दो। जब तक आप अपने पॉइंट्स को एग्जाम्पल से सपोर्ट नहीं करोगे कि भाई आपने बोला कि अगर म्यूनिसिपल वेस्ट को टैकल करना है तो भाई डिजिटाइज कर दो, ऐप का एक्सेस दे दो, लाइक उमंग ऐप। अगर आप ये चीज़ एक कर देते हैं कि भाई आप एक एग्जाम्पल दे देते हैं साथ में, सो दैट एड्स वैल्यू टू योर आंसर कि हाँ जी आपको पता है आप किस बारे में बात कर रहे हो। बट गिविंग एग्जाम्पल्स इज हार्ड। क्यों? क्योंकि इसके लिए आपको एग्जाम्पल एक तो पता होना चाहिए और दूसरा आपके पास क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे रेलिवेंट होगा। सो दैट इज़ वाई यू नीड टू बिल्ड योर ओन कंटेंट। कि आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई बना बनाया पका पकाया कोई खिचड़ी दे दे और भाई इसको घोट के पी जाए और मेंस क्लियर हो जाएगा, तो ये बहुत मुश्किल है। सो यू नीड टू बिल्ड योर कंटेंट। और बिल्डिंग कंटेंट में यही सारी चीज़ें होती हैं कि आप जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है 10 जगह से, उसको एक जगह ऑर्गेनाइज करते हो। मीनिंग यू फर्स्ट रीड द इंफॉर्मेशन, उसे आप समझते हो, उसे आप ऑर्गेनाइज करते हो और फाइनली अपने नोट्स में डालते हो, जिसको आप फिर अपडेट और रिव्यू करते रहते हो एज रिक्वायर्ड। तो ऐसा नहीं है कि आपने सीधा पढ़ा और नोट कर दिया, क्योंकि ऐसा आप करोगे तो आप पूरी की पूरी किताब नोट कर दोगे, विच विल नॉट हेल्प यू व्हेन राइटिंग आंसर्स। सो in order to write good answers you need to be able to understand and organize. This is an important step in your note making and content building process. Second problem, कुछ लोग हैं जो आंसर लिखते ही नहीं है कि भाई उन्हें लगता है कि एक बार कंटेंट बन जाए सारा एंड सीधा हम पेपर में जाके भाई जी ऐसा तोड़ आंसर लिखेंगे कि भाई देखा नहीं होगा किसी ने। तो ये नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि राइटिंग वेल इज अ सेपरेट स्किल। आपको चीज़ें आती हैं और आप चीज़ें बता पाते हो, दो अलग स्किल्स हैं। तो जब तक आप राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप मैजिकली एग्जाम के दिन पे बहुत ही बढ़िया आंसर नहीं लिखने वाले हो। इवन इफ यू हैव ग्रेट कंटेंट यू विल ओनली गेट एवरेज मार्क्स बिकॉज यू डू नॉट नो हाउ टू राइट और प्रेजेंट, कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है उसे आप सामने वाले बंदे को कैसे समझा पाओ। क्यों? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में कुछ एक अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्टेक्स्ट है, वो कॉन्टेक्स्ट हर बार पेपर पे नहीं आता है। तो आपके दिमाग में आपने अपने हिसाब से जो आंसर लिखा है वो शायद बिल्कुल सही है, बट उसमें की पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी, जिस कारण एग्जामिनर को समझ नहीं आएगा कि जी आप क्या बोलना चाह रहे थे। एंड दिस इज वेयर यू नीड टू प्रैक्टिस। कि जब तक आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप किसी को दिखाओगे नहीं कि जी देखो ये लिखा है, इसमें क्या सही समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या लग रहा है, क्या गलत है, तो तब तक आप इम्प्रूव नहीं करोगे। यहाँ पे एक बहुत सिंपल सी टिप है कि प्रैक्टिस द सेम आंसर मल्टीपल टाइम्स। कि आप हर रोज़ नया एक आंसर प्रैक्टिस करोगे तो उसमें क्या होता है कि दैट्स ऑब्वियसली गुड प्रैक्टिस, कि अच्छी प्रैक्टिस। मैं नहीं बोल रहा कि गलत है कि भैया अलग अलग आंसर नहीं लिखने चाहिए, बट एक आंसर को भी कभी कभार आपको कई बार लिख के देखना चाहिए ताकि आपको ये समझ आए कि इसी सवाल को और कितने तरीके से लिखा जा सकता था। फॉर इंस्टेंस अगर सोशियोलॉजी की जैसे बात करें तो कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट थिंकर्स के सवाल आ जाते हैं, जो कि काफ़ी सारे ऑप्शंस में आई एम श्योर आते होंगे। तो एक बार आप टेबल बना के इसको कोशिश करो, फिर आप थिंकर बाय थिंकर इसको मतलब पॉइंट बाय पॉइंट इसको कंपेयर करो, फिर आप इसको मेथडोलॉजी पर्सपेक्टिव इस तरह के स्ट्रक्चर बना के कंपेयर करो। जब तक आप ये चीज़ नहीं करोगे, एंड जीएस के आंसर्स में दिस कुड अगेन कि भाई पहले डायग्राम बना के देखो, फिर मैप बना के देखो, फिर डेटा डाल के देखो,
जब तक ये चीज़ आप नहीं करोगे तब तक आपको वो अप्रिसिएशन नहीं आएगा कि भाई अच्छा आंसर क्या है, किस तरीके से लिखा जाता है। एंड इसके लिए ऑब्वियसली अनुदीप दुरीशेट्टी के GS2 और 3 की जो आंसर स्क्रिप्ट्स हैं विच आर अवेलेबल ऑनलाइन, उन्हें आप देख सकते हैं फॉर अ वेरी गुड आइडिया अबाउट कि अच्छा आंसर किस तरीके से दिखाई देता है। थर्ड मेजर प्रॉब्लम, लैक ऑफ पर्सपेक्टिव्स। कि भाई ये बहुत बार आपने सुना होगा कि यूपीएससी टेस्ट्स ब्रेड्थ नॉट डेप्थ, क्योंकि 150 वर्ड में या 250 वर्ड में आपको डीप डाइव करने का वैसे भी स्पेस नहीं है। नाउ फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्वेश्चन कि डिस्कस स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस टू इंडो यूएस रिलेशंस। अब क्योंकि इंडो यूएस रिलेशंस रिसेंटली काफ़ी पॉजिटिव रहे हैं कि भाई मतलब वी आर इंक्रीजिंग कोऑपरेशन इन डिफेंस, इन इन्वेस्टमेंट्स, बहुत सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं, बट हमेशा याद रखो कि कुछ नेगेटिव एंगल भी होंगे इसके, कि बिकॉज ऑफ स्ट्रेंथनिंग इंडो यूएस रिलेशंस इंडिया एंड रशिया के रिलेशंस आर डिटीरियोरेटिंग। तो जब भी आप आंसर लिख रहे हो इस सवाल का तो डोंट जस्ट टॉक अबाउट द पॉजिटिव्स, ऐड अ फ्यू नेगेटिव्स एज वेल। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड ब्रेड, कि आप एक चीज को पकड़ के उसमें नहीं बैठ गए, आपने बहुत सारे एंगल्स दिए। क्यों? क्योंकि यही आपको एग्जामिनर को समझाना है कि आपको स्टोरी मल्टीपल एंगल से दिखाई दे रही है, आपको फ्लिप साइड दिखाई दे रही है, आपको और क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी विद दिस पर्टिकुलर थिंग दिख रहा है, एंड दैट गेट्स यू मोर मार्क्स। तो डोंट गेट स्टक ऑन कि नहीं नहीं सिर्फ पॉजिटिव ही बताना है इंडो यूएस का, आपको नेगेटिव भी बताओ, आप वे फॉरवर्ड भी बताओ, आप पोटेंशियल मतलब चेंजेस भी बताओ गोइंग फॉरवर्ड कि भाई अगर इंडिया मेजर पावर अपने आप में बन जाता है तो हाउ दिस विल चेंज। मतलब ये सारी चीज़ों के बारे में आपको सोचना है, एंड दिस इज द काइंड ऑफ ब्रेड्थ दैट यू नीड टू ब्रिंग इन टू योर आंसर्स। नाउ नॉट आंसरिंग द क्वेश्चन, कि ये एक बहुत ही कॉमन एरर होता है, बहुत ही बड़ा इशू है कि जो सवाल पूछा गया है आपने उसका जवाब नहीं दिया, आपने सवाल में से कोई एक कीवर्ड उठाया और उस पर जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो डंप कर दी। आई एम श्योर अगर आपने घर पे भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी है तो ये आपके साथ कई बार हुआ होगा। क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम रश में होते हो, जब वो टाइम का प्रेशर आता है कि भाई 150 वर्ड का आंसर आपको 7 मिनट में लिखना है, then it becomes very difficult to just क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन को तोड़ो, उसको आंसर करो। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डू समटाइम्स इन दिस अमाउंट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि हम रश में हैं। क्यों? क्योंकि हमने टाइम नहीं लिया आंसर को, क्वेश्चन को तोड़ने का। तो जब भी आप ऐसा करोगे यू विल गेट बिलो एवरेज मार्क्स एट बेस्ट। आपने मे बी शायद सवाल से रिलेटेड पॉइंट्स डाल दिए हों अपने आंसर में, बट जब तक आप डायरेक्टली सवाल को आंसर नहीं करोगे तब तक आपको अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। तो ये मेंस 2019 का एक क्वेश्चन है कि देयर इज अ ग्रोइंग डाइवर्जेंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड हंगर इन इंडिया। The shrinking of social expenditure by the government is forcing the poor to spend more on non-food essential items, squeezing their food budget. Elucidate. तो इनके बारे में मैंने पहले बात करी हुई है कि भाई ये कीवर्ड्स का क्या मतलब होता है, क्या करना होता है आपका। सो इस क्वेश्चन में बहुत सारे लोगों को मैंने करते हुए क्या देखा है कि दे जस्ट स्टार्ट सिंपली अटैकिंग दिस पार्ट। सोशल एक्सपेंडिचर बाय गवर्नमेंट इज फोर्सिंग पुअर टू स्पेंड मोर ऑन नॉन फूड एसेंशियल आइटम्स, और इसमें भी थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि भैया किस तरीके से इसको टैकल किया जाए, क्या लिखा जाए। आइडियल स्ट्रक्चर अगर इस सवाल का आप देखो तो इंट्रो में आप कुछ बेसिक स्टैट्स दे सकते हो कि पॉवर्टी के बारे में, हंगर के बारे में या सोशल स्पेंडिंग के बारे में, जो कि सवाल बोल रहा है कि कम हो रही है। देन द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर आंसर शुड बी अबाउट ग्रोइंग डाइवर्जेंस, क्योंकि ये बोला है ना यहाँ पे कि देयर इज अ ग्रोइंग डाइवर्जेंस इन द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड हंगर इन इंडिया। एलूसीडेट, कि बताइए क्या ऐसा है। आपसे ये भी तो सवाल पूछा गया है ना कि ये चीज़ हो रही है तो कैसे हो रही है। सो यू नीड टू आंसर दिस पार्ट एज वेल इन योर आंसर कि ग्रोइंग डाइवर्जेंस है तो कैसे है। एंड अपॉलॉजीज फॉर द ड्रिल एंड जनरल नॉइज, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कभी बंद नहीं होता। सेकेंड पार्ट ऑफ योर आंसर शुड बी अबाउट गवर्नमेंट सोशल स्पेंड एंड स्पेंडिंग बाय पुअर, कि इनके बीच में इंटरलिंक्स क्या है, कि क्या गवर्नमेंट की सोशल स्पेंडिंग से स्पेंडिंग बाय पुअर पे डायरेक्ट इम्पैक्ट है, अगर डायरेक्ट इम्पैक्ट है तो कैसे है, गवर्नमेंट की सोशल स्पेंडिंग किस तरफ जा रही है, इस कारण
पुअर की जो स्पेंडिंग है उस पर क्या क्या इम्पैक्ट हो रहा है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको यहाँ पे इंटरलिंक्स में डिस्कस करना है। एंड फाइनली वे फॉरवर्ड, कि अगर जो चीज़ बोली गई है कि डाइवर्जेंस है बिटवीन पॉवर्टी एंड हंगर एंड दिस इज बिकॉज द गवर्नमेंट की स्पेंडिंग अलग चीज़ों पे जा रही है, तो आपको एक वे फॉरवर्ड ज़रूर लिखना चाहिए। अब दिस इज ऑल्सो अ वेरी कॉमन क्वेश्चन जो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या वे फॉरवर्ड लिखना ज़रूरी है। वे फॉरवर्ड कभी पूछा नहीं गया है आपसे, बट ये बस एग्जामिनर को एक चीज़ दर्शाता है कि यू आर अ सोल्यूशन ओरिएंटेड इंडिविजुअल। आप सिर्फ सवाल को देख के वहाँ नहीं रुक गए, आप सिर्फ इस चीज़ पे नहीं अटक गए कि भाई अरे ये तो क्वेश्चन था, हमने क्वेश्चन का आंसर दे दिया और दैट्स इट। यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट इज़ द कोर प्रॉब्लम। आप इस बारे में सोच रहे हैं कि भाई जो प्रॉब्लम है उसका कोर, उसकी कोर दिक्कत क्या है एंड उस कोर दिक्कत को कैसे रिजॉल्व किया जाए। वे फॉरवर्ड आपको 2 पेज नहीं लिखने हैं। वे फॉरवर्ड में अगर आप 2 पॉइंट भी अगर लिखते हैं तो दैट ऑलवेज एड्स वैल्यू टू योर आंसर, बिकॉज इट्स अ वेरी गुड सिग्नल कि हाँ जी, इन्होंने सिर्फ सवाल तक अपने आप को लिमिट नहीं किया, ये एक स्टेप आगे गए। और हमेशा दैट एड्स मार्क्स कि भाई अगर आप एग्जामिनर को कन्विंस कर पा रहे हो कि भाई आप जो चीज़ सवाल पूछे गई है उससे थोड़ा और बता रहे हो, कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, सो दैट विल एड वैल्यू टू योर आंसर, कीपिंग इन माइंड कि आपने क्वेश्चन का आंसर साथ में दे दिया है। ऐसा ना हो कि भाई आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे, बस बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी, तो देन यू विल नॉट बी गेटिंग द मार्क्स। नाउ फाइनली लैक ऑफ स्ट्रक्चर, बहुत ही कॉमन एक ये प्रॉब्लम है कि जो सबसे फ्रिवलस पॉइंट होता है, जो सबसे मतलब वाहियात पॉइंट है, जो कि मतलब यू नो मतलब 6-7वें नंबर पे आना चाहिए था, कई बार लोग उसको सबसे पहले लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि एग्जाम का प्रेशर है, टाइम का प्रेशर है जी भाई, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, जो दिमाग में आया पहले लिख दिया। तो ये वाली चीज़ अगर आप करते हो सो दैट सेंस अ बैड इंप्रेशन। क्यों? क्योंकि उससे बस ये दिखाई दे रहा है कि भाई आपको जो दिमाग में आ रहा है आप पहले लिखे जा रहे हो, आप उसके बारे में सोच नहीं रहे हो। तो आपको ये एग्जामिनर को दिखाना है दैट यू आर थिंकिंग अबाउट थिंग्स, बट हाउ डू यू डिसाइड कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है एग्जाम के बीच में। तो उसका बहुत सिंपल सा सवाल है, जवाब है कि यू डोंट। एग्जाम के बीच में अगर आप ये चीज़ करने लगे हो कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है इसका, उसको याद करो पहले, तो वो नहीं हो पाएगा। क्यों? टाइम क्रंच है भाई, और प्रेशर है 10 चीज़ों का, सरदर्दी हो रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, वॉशरूम जाना है, कुड बी मल्टीपल थिंग्स। तो ये वाला जो काम है कि अपने कंटेंट को स्ट्रक्चर करना, कि कोई भी टॉपिक है उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर में पॉइंट्स लिखना आपको अपने नोट्स बनाने के दौरान करना है। आपकी थिंकिंग जो है पेपर से पहले क्लियर होनी चाहिए, पेपर के दौरान तभी आप बढ़िया आंसर लिख पाओगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि पेपर के दौरान थिंकिंग क्लियर हो जाएगी, तो नहीं होगी। So when you're making your notes, that is when you learn to prioritize information, because अगर आपको याद हो तो फर्स्ट पॉइंट में ही हमने बात करी थी कि ऑर्गेनाइज, यू नीड टू ऑर्गेनाइज योर नोट्स एंड देन यू नीड टू ऑर्गेनाइज एंड देन मेक अ नोट ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि अदरवाइज इट डज नॉट मेक सेंस। अगर आप नोट बना ही रहे हो तो ऑर्गेनाइज करके उन्हें बनाओ तरीके से, ताकि जब आपको आंसर लिखने की बारी आए तो स्ट्रक्चर आपका दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो। एंड फाइनली लैक ऑफ इंट्रोस्पेक्शन। लैक ऑफ इंट्रोस्पेक्शन का क्या मतलब होता है कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि मैं बस आंसर लिखता रहूँगा, मैं बस करता रहूँगा, कुछ हो जाएगा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं सोच रहा, मैं नहीं देख रहा, मैं बस आंसर लिख रहा हूँ। जब तक आप अपने सवालों के साथ या अपने रिटन आंसर्स के साथ नहीं बैठोगे एंड जब तक आप ये नहीं सोचोगे कि भाई जो इन्फॉर्मेशन यहाँ डाली है क्या वो रेलेवेंट थी, क्या मैं इसमें और डेटा या डायग्राम बना सकता था, क्या मैं जो अपने यहाँ पे शब्द लिखे हैं, जो चीज़ें मैंने बताई हैं, क्या उनको कट डाउन किया जा सकता था, क्या 3 लाइन लिखने की बजाय जो सेम पॉइंट था 1 लाइन में लिखा जा सकता था। जब तक ये सवाल आप अपने आप से नहीं पूछोगे, एंड दिस ऑल्सो कनेक्ट्स टू द आइडिया जो मैंने पहले कहा था कि भाई एक ही सवाल को बार बार लिखने की कोशिश करो विद दीज चेक्स, क्योंकि इसी से आपके दिमाग में इंटरकनेक्शन बैठेंगे, इसी से आपके दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनना चालू होगा कि भाई किस तरीके से आप चीज़ों को और बेहतर कर सकते हो।
एंड ऑलवेज कीप दिस इन माइंड कि ये अगर आप सोच रहे हो कि एक हफ्ता पहले हो जाएगा पेपर से, तो दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज दीज काइंड ऑफ इम्प्रूवमेंट्स टेक टाइम. इस चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है. अगर इस तरीके से आप अपने आप को, मतलब अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो, एंड ये बहुत ज़रूरी है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वेज टू इम्प्रूव. सो दिस विल टेक टाइम. बिना टाइम के ये चीज़ नहीं होगी, और भगदड़ में करोगे, जल्दबाजी में करोगे, तो फिर वो और दिक्कत दे जाएगी. क्यों? क्योंकि यू विल प्रॉब्ली गेट द रॉन्ग आइडियाज, कि गलत चीज़ को आप समझ के धक्का मारने लगोगे. सो अवॉइड दैट. फाइनली ऑलवेज कीप इन माइंड कि जो भी इम्प्रूवमेंट, जो भी कुछ आप काम करने की कोशिश कर रहे हो अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, गिव इट टाइम. कल इम्प्रूव नहीं करोगे आप, बट अगर रोज करते रहे तो विद इन अ मंथ, विद इन 2 months यू विल डेफिनेटली सी इम्प्रूवमेंट्स. बट गिव इट टाइम. जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा. राइट. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप आप लोगों को पसंद आया. इफ सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.